हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आप सभी के साथ हम लोग संकल्प बैच को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत डेली टारगेट की हम लोग सीरीज करते हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ प्रीलिम्स 2024 के लिए। हालांकि मुझे पता है कि आप मुझसे नाराज होंगे, क्योंकि मैं कई बार ऐसा हो रहा है पिछले एक आध महीने के अंदर से कि मैं रेगुलर नहीं रह पा रहा हूँ। कभी गैप हो जा रहा है, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से। तो 2-3 दिन का और वेट कर लीजिए। उसके बाद जैसे ही मैं अपनी जॉब पे दोबारा पहुंचूंगा, जो है कि जहां मैं रहता हूँ, वहां पर पहुंचते ही मैं कंटिन्यू कर दूंगा, क्योंकि अभी घर पे हूं तो थोड़ी व्यस्तताएं ज्यादा हैं, बहुत सारे काम पेंडिंग रहते हैं तो उनको कंप्लीट करना होता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक आध दिन का ही गैप होता है। जैसे परसों मैंने आपको रिवीजन सीरीज नंबर 6 दिया था और कल गैप कर दिया था क्योंकि मैं व्यस्त था। तो मैंने सोचा आप लोग भी रिवीजन कर लोगे, और इसी में आज हम लोग रिवीजन नंबर 7 करेंगे, और जिसके अंतर्गत आप देखोगे आज आपका पॉलिटी भी रिवीजन होके कंप्लीट हो चुका होगा। जिन लोगों ने मेरे 20 टारगेट्स को डेली फॉलो किया होगा उनको पता होंगे कौन से सोर्सेज से उन्होंने पढ़े हैं, जहां से डायरेक्टली प्रश्न यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ प्रीलिम्स में आते हैं। और मेंस के लिए जो मैं नोट्स बना रहा हूं वो जुलाई लास्ट तक मैं जल्दी रिवील करने वाला हूं। पूरी तैयारी हो चुकी है, थोड़ा बहुत और नोट्स रह गए, उनको मैं तैयार कर लूं, फिर मैं एक साथ जो है कि पूरी जुलाई में आपको लास्ट जुलाई तक पूरे नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद क्या होगा, हम लोग डायरेक्टली मेंस की आंसर राइटिंग भी करेंगे और प्रीलिम्स की तैयारी भी चलती रहेगी। डेली टारगेट्स अगर आप फॉलो करते रहोगे तो अगले 2 महीने में आप देखोगे मैक्सिमम आपका एरिया कवर हो चुका होगा विद रिवीजन। इसी कड़ी में पॉलिटी में जो बचे हुए विभिन्न आयोग थे, आज आपको वो रिवीजन कर लेने, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया था यूपीएससी और स्टेट पीएससी। कई बार ऐसा प्रश्न होता है कि यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है जिससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि इनके आयोगों के जो अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, उनकी पुनर्नियुक्ति होती है कि नहीं, इनको हटाने का क्या प्रावधान है, इनकी नियुक्ति कौन करता है और इनके पास क्या शक्तियां हैं, ये संबंधित होते हैं। और इसी से संबंधित आपका स्टेट पीसीएस का भी पूछा जाता है। कई बार होता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा कमीशन के बारे में प्रश्न बन जाता है, तो इसको आप लोग कवर कर लेना, रिवाइज कर लेना। राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में अगर मैं कहूं तो आपको देखिए जितने भी आयोग दिए गए 4 चीजें पढ़नी है। पहली चीज, नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, हटाने की प्रक्रिया क्या है, और इसमें कितने सदस्य हैं, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का है, और दूसरा एक पॉइंट होता है कि क्या यह पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं या नहीं होते हैं। ये 4-5 डायमेंशन को आपको फॉलो करना है। हालांकि सभी आयोगों के पास सिविल शक्तियां होती हैं, किसी के पास भी दंडकारी शक्ति नहीं होती है, तो ये कॉमन रटा हुआ है। लेकिन अंतर क्या आता है, आपका सबसे अधिक जो अंतर आता है कि किसका कार्यकाल कितने वर्ष का है, किसका कार्यकाल कितने वर्ष का नहीं है, किसमें कितने सदस्य होते हैं, कौन पदेन सदस्य होता है, और कौन पुनर्नियुक्ति का प्रावधान रखता है, कैसे इनकी नियुक्ति होती है, कैसे इनको हटाया जाता है। अब जैसे अगर मैं यूपीएससी की बात करूं या फिर ओबीसी एससी एसटी कमीशन की बात करूं, तो ये एक संवैधानिक संस्था हो चुकी है। आर्टिकल नंबर 238 ए, 238 ए, 238 बी, ये सब संवैधानिक प्रावधान से बनी हुई है। बाकी राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया, राज्य मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार, या फिर अल्पसंख्यक आयोग, ये सब आपके जो अधिनियम 1993 में आया था आयोग के लिए, उस समय जो है कि सारे के सारे सांविधिक संस्था के रूप में बनाए गए हैं। तो आपको राष्ट्रीय महिला आयोग में ये सारी चीज पढ़ने के साथ, कई बार होता है यूपी पीसीएस का ट्रेंड कि उसमें अध्यक्ष जो होती है लेडीज, उनका क्रोनोलॉजी पूछा जाता है। जैसे वर्तमान में कौन है, रेखा शर्मा जी हैं, या इससे पहले कोई और था, या उससे पहले, तो पहले दूसरे तीसरे पे कौन था, और लास्ट की 4 याद कर लेना। जैसे 2024 में कौन है, इससे पहले कौन था, इससे पहले कौन था, तो आपको ये याद कर लेना। इसमें केवल ये राष्ट्रीय महिला आयोग में ही आपको क्रोनोलॉजी याद करनी, बाकी और जगह ये नहीं पूछता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करेंगे तो अभी इनके सदस्यों की नियुक्ति और अध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित और कार्यकाल से संबंधित संशोधन हुआ था 2022 में, जिसपे आधारित 2023 में भी प्रश्न बना और 2024 में भी संभावना रहेगी। जैसे आपको पता होगा कि पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते थे वो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन अब ये संशोधन कर दिया गया कि आप जो है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष उसे भी बना सकते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय का केवल न्यायाधीश है, चाहे वो वरिष्ठ न्यायाधीश हो या फिर वो मुख्य न्यायाधीश हो या सेवानिवृत्त हो। तो ये थोड़े संशोधन किए गए। कार्यकाल को भी जो है कि 3 वर्ष और 70 वर्ष की अवधि रख दिया गया कि 70 वर्ष में रिटायर हो जाओगे या फिर कार्यकाल आपका 3 वर्ष का रहेगा। तो ये चीजें आपको पढ़नी है, और इसी के साथ आपको यूपी का भी राज्य मानवाधिकार आयोग को कवर करना है, कंपैरिजन करना है। अगर किसी बुक में आपको टॉपिक नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, तो आपको अगर किसी किताब में नहीं मिल रहा है तो आप गूगल करो और डालो कि यूपी पीसीएस, मतलब कि यूपी राज्य मानवाधिकार आयोग, उसकी संरचना क्या है, उसकी क्या शक्तियां हैं, उसके कितने सदस्य हैं, उनका कितना कार्यकाल है, ये आपको डालना पड़ेगा। और कुछ ना कुछ चीजें आपको नोट डाउन करनी पड़ेंगी। जब मैंने डेली टारगेट दिए थे तभी मैंने कह दिया था कि आपके ये 4-5 चीजों को एक पेज में तुलनात्मक रूप में लिख लो, ताकि आपको बार बार वही रिवीजन करना होगा और इससे ज्यादा कोई प्रश्न नहीं बनता है। ओबीसी कमीशन के बारे में
भाई ओबीसी कमीशन किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा लाया गया, 101 के द्वारा या 102 के द्वारा, 103 के द्वारा, ये पूछ सकता है। साथ ही किस आर्टिकल में है और इससे पहले ये किस आर्टिकल के साथ अपनी शक्तियों को शेयर करता था, कौन कौन इसके अध्यक्ष हो सकते हैं, कौन इसके सदस्य हैं, शक्तियां क्या हैं। ऐसे ही आपको एससी कमीशन और एसटी कमीशन, एससी और एसटी कमीशन को भी किस संवैधानिक संशोधन, जो आपको पता होगा 89वां संवैधानिक संशोधन जब किया गया था, इसी से शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट को अलग कर दिया गया था आयोग को। तो ये पूरी चीजें आपको रिवीजन कर लेनी है, बहुत ही शॉर्ट टर्म में जो है कि आपको रिवीजन करना है। साथ में आपको पंचायती राज पढ़ना और शहरी स्थानीय निकायों को पढ़ना, जैसे नगर पालिका, नगर निगम, और पंचायती राज के बारे में जैसे आर्टिकल 243A, B, C, D, महिलाओं का आरक्षण की बात पूछनी है, जनजातियों के आरक्षण की बात होगी, ओबीसी के आरक्षण की बात होगी, उनकी कितनी कार्यपालिका होती है, कितनी शक्तियां होती हैं, कैसे उनका नियुक्ति होता है, ये सारी चीजें आपको कवर कर लेनी है। तो यहां से आपका पॉलिटी का रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। कल से आपको इसके साथ इंडियन ज्योग्राफी का रिवीजन देखने को मिलेगा एंशिएंट हिस्ट्री के साथ। हम लोग ऑलरेडी बायोलॉजी का और हमने जो दूसरा सेगमेंट पढ़ा था एंशिएंट हिस्ट्री का, उसका भी आपका रिवीजन चल रहा है। पॉलिटी आपका कवर हो चुका है, बायोलॉजी भी हो गया, और अब आपको कल से ज्योग्राफी के टारगेट मिलेंगे। हालांकि एंशिएंट में भी आपने बहुत अच्छा जो है कि परफॉर्म किया है, जिसमें पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब था, वैदिक काल था, फिर आपने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य काल, इन सबको रिवीजन किया। आज आपको करना है गुप्त काल को रिवीजन, साथ ही साथ गुप्तोत्तर काल में मुख्य रूप से ये दो वंश आपको देखने हैं, राष्ट्रकूट वंश और वर्धन वंश। वर्धन वंश में आपका हर्षवर्धन आएंगे, राष्ट्रकूट वंश को भी आपको देखना, पुलकेशिन द्वितीय वगैरह जो इनका युद्ध हुआ था, एहोल अभिलेख में जानकारी थी, ये सब आपको पढ़ना है। गुप्त काल में मुख्य रूप से समुद्रगुप्त पे फोकस करना है, चंद्रगुप्त पे फोकस करना है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, और स्कंदगुप्त के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, किसने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया, किसने हुणों के आक्रमण को पराजित किया, और ग्रहण मोक्षानुग्रह की जो नीति थी समुद्रगुप्त ने अपनाई थी, दक्षिण भारत के राज्यों से धन लिया और वापस कर दिया। तो इस तरीके की जो नीतियां वगैरह थी, इनकी पद्धति थी, मुद्रा वगैरह, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, ये सब ऑलरेडी आप पीछे टारगेट दिए गए धीरे धीरे आपने कवर किए थे, बस आपको आज रिवीजन करना है। और विदेशी आक्रमणकारियों में मुख्य रूप से शक और कुषाण, इन दोनों को पढ़ना है। हालांकि आप कहोगे सर कि शक, कुषाण, पहलव, पर्शियन, बहुत सारे हमारे ऊपर जो है कि आक्रमणकारी आए थे, लेकिन आपको मुख्य रूप से केवल शक वंश और कुषाण वंश को पढ़ना है। कुषाण वंश में भी स्पेशली आपको कुजुल्फ कटफिसस, विम कटफिसस और कनिष्क, इनके शासन पद्धति को पढ़ना है। इनके द्वारा चलाए गए सोने के, तांबे के सिक्कों को पढ़ना है। इनके द्वारा जो मूर्ति कला स्थापित की गई कनिष्क के शासनकाल के दौरान, बौद्ध धर्म से संबंधित मथुरा कला शैली, इन सभी पर आपको बहुत डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि यहां से प्रश्न आते हैं। और कहां से पढ़ना है इसके ऑलरेडी मैंने सोर्सेस पहले आप लोगों को बता दिए थे। आरओ की जो हम लोग पीवाईक्यू सीरीज कर रहे थे, आपने ज्योग्राफी कंप्लीट की, पॉलिटी किया, हिस्ट्री किया, और अब हम साइंस में एंट्री कर रहे हैं। और बायोलॉजी को आपको प्रीलिम्स और मेंस को एक साथ पढ़ना है, क्योंकि बायोलॉजी के मैक्स टू मैक्स 8-10 प्रश्न आते हैं, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, तो आपको इसको कवर कर लेना है। अगर ये नहीं भी कवर होगा तो मैं अगले टारगेट में भी, टारगेट नंबर 8 में भी दे दूंगा, लेकिन कोशिश करना कि कम से कम प्रीलिम्स तो जरूर हो जाए, फिर मेंस को हम लोग कल कर लेंगे। साथ ही साथ करंट अफेयर्स आपको देखना है अप्रैल 2024 का, जिसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और उत्तर प्रदेश स्पेशल, ये ऑलरेडी आपने मेरे साथ डेली टारगेट में कवर किया था और आप इसे रिवीजन भी कर रहे हैं। तो अब ये रिवीजन सीरीज आपकी यहाँ पर हो चुकी है। कल हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।